हेलो फ्रेंड्स। महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में जो कानून वाला सेक्शन था हमारा, उसमें जो 10 नियम हमारे सिलेबस में है, 10 अधिनियम हमारे सिलेबस में है, तो उन 10 अधिनियमों में से हमने पिछले वीडियो में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम अपने अगले अधिनियम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब सबसे पहले कि हम इस अधिनियम के बारे में डिस्कशन करें, इसकी धाराओं के बारे में डिस्कशन करें, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि दहेज प्रथा क्या है, ये क्यों शुरू हुई और क्या ऐसी समस्याएं आई जिसके कारण हमें इन अधिनियमों का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक समाज में और हर एक धर्म में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। तो जब पुराने समय की बात करें तो विवाह के साथ एक सामान्य सा शब्द होता था जिसे कहा जाता था वर दक्षिणा। ठीक है, जिसकी प्रकृति क्या होती थी, पूर्णतः स्वैच्छिक होती थी और ये कुछ ऐसी वस्तुएं और कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से या अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ रुपए जो लड़की के का परिवार है और लड़की के माता पिता जो है वो स्वेच्छा से अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद को देते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो पहले ये अपनी बेटी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता था। जैसे जैसे समय गुजरता गया तो ये जो है वो एक प्रतिष्ठा की बात हो गई कि अब धीरे धीरे ये जो प्रथा है विवाह की, उसमें वस्तुओं का देना या मुद्रा का देना जो है वो आवश्यकता पूर्ति के लिए ना होकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दिया जाने लगा और यहीं से समस्या जो है वो उत्पन्न हुई। अब जो चीज स्वैच्छिक थी, अब स्वैच्छिक होने की जगह पे अब इसकी डिमांड करी जाने लगी। लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए मांगने लगे दहेज, और वहां से ये जो प्रथा है वो कुप्रथा में तब्दील हो गई। तो चलिए देखते हैं कि जैसा कि ये कुप्रथा प्रचलित हुई तो बहुत से ऐसे मामले हमारे सामने आए जिसमें जान माल की हानि हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत से नियम ऐसे बने और उन्हीं नियमों और अधिनियमों में एक अधिनियम जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, तो इसका ये जो अधिनियम है उसे बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम। मतलब अगर कोई व्यक्ति दहेज मांग रहा है या कोई स्वेच्छा से दिखावा के लिए दहेज दे रहा है तो ये सारी जो प्रक्रिया है दहेज लेने और दहेज देने की प्रक्रिया को रोकने के लिए बनाया गया अधिनियम है ये। ठीक है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हर एक अधिनियम में जो पहली धारा होती है वो क्या होती है, उसका लागू होना, कि वो कब लागू हुआ था, उसका विस्तार और उसका संक्षिप्त नाम। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है उसका नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1961 से। पहले ये जो अधिनियम है वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो चुका है। ठीक है, और इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं जिसके बारे में हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम देखते हैं कि पहली धारा हो गई, अब दूसरी धारा में हमारी सारी परिभाषाएं होती है। तो इस अधिनियम में भी धारा 2 में सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो वो कैसी है हम देख लेते हैं। धारा 2 बोलती है दहेज की परिभाषा। सबसे पहले धारा 2 में क्या है, दहेज की परिभाषा है जो क्या बताती है कि कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या फिर माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, तो ऐसी समस्त संपत्ति या प्रतिभूति जो है वो दहेज की श्रेणी में आएगी। ठीक है, अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो इसका मतलब ये है कि जब एक विवाह संपन्न होता है तो जो लड़की है जिसका विवाह हो रहा है या तो लड़का है तो लड़की पक्ष वाले या लड़के पक्ष के वालों के पास या उनके द्वारा किसी
संपत्ति या वस्तु का मांगा जाना या उनके द्वारा दी गई वो सारी संपत्ति या वस्तुएं जिन्हें या तो दूसरे पक्ष के माता पिता को दिया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, या फिर विवाह के दौरान, विवाह के पहले या विवाह के बाद दिया जाता है, या दिया जाने के लिए करार किया जाता है। तो ये सारी सिचुएशन में जो दी गई या ली गई वस्तु और धन है उसे दहेज कहा जाएगा। ठीक है। अब एक चीज हमें नोट करने वाली है जो हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो विवाह में, मुस्लिमों के विवाह में जो मेहर की रकम होती है उसे दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। मेहर की रकम को दहेज में नहीं गिना जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी धारा 2 है। अब हम आते हैं धारा 3 और धारा 4। तो एक चीज याद रखिए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 3 और धारा 4 जो है वो शास्ति मतलब दंड के बारे में बताती है। धारा 3 और 4 क्या बताती है? दंड के बारे में उल्लेख करती है कि यदि दहेज लिया या दिया गया है तो उसमें क्या दंड दिया जाएगा। तो हम धारा 3 डिस्कस करेंगे। धारा 3 में लिखा हुआ है कि दहेज देने या लेने के लिए शास्ति या फिर दंड, वो क्या है कि दहेज लेने या देने वाले को 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना और या फिर दोनों ही दंड स्वरूप भुगतना पड़ेगा। ठीक है। और धारा 4 में लिखा गया है कि दहेज मांगने पर शास्ति, यदि पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो दहेज मांग रहा है तो उसे क्या दंड मिलेगा? तो किसी के द्वारा दहेज की मांग किए जाने पर उसे कानूनी रूप में 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना दंड स्वरूप भोगना पड़ेगा। तो धारा 3 और धारा 4 जो है, धारा 3 डिस्कस करती है कि दहेज लेना या देना के संबंध में क्या दंड है, और धारा 4 हमारी डिस्कस करती है कि यदि कोई दहेज की डिमांड करता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। अब हम आते हैं हम अपनी अगली धारा में, धारा 4 का क। ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि यदि हमारे दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष जो है वो कमजोर है और वो चाहता है या फिर विवाह नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो फिर हम प्रलोभन हमें देखने को मिलता है कि यदि हमारी लड़की से कोई विवाह करेगा तो हम अपनी संपत्ति का इतना हिस्सा उसे उपहार स्वरूप देंगे या ऐसा और कुछ भी। तो इस प्रकार के प्रलोभन पूर्ण जो विज्ञापन है जो इनडायरेक्टली दहेज लेने या दहेज देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे इस अधिनियम में दंड का प्रावधान है। तो धारा 4 क में विज्ञापनों पर, दहेज संबंधी विज्ञापनों पर पाबंदी के लिए नियम बनाए गए हैं। और वो क्या है कि कोई व्यक्ति पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए समाचार पत्र, मैगजीन आदि में संपत्ति या धन और कारोबार में हिस्सेदारी देने संबंधी विज्ञापन नहीं दे सकता है। ठीक है। और यदि वो इस प्रकार का विज्ञापन देता है तो यह धारा इस तरह के किसी भी कृत्य को क्या करती है? प्रतिबंधित करती है। ठीक है। और धारा 4 का ख बताता है कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन देता है तो उसे 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपए दंड स्वरूप भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो ये धारा 4 थी हमारी, धारा 3 और 4 जो दंड के बारे में बताती है। अब हम आते हैं धारा 5 में कि दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। ठीक है। इसका आशय है कि दहेज लेने या देने के लिए किए गए वर वधु पक्ष द्वारा यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी 2 पक्षों में शादी हो रही है और इनके बीच कोई करार हो गया है कि हम शादी के इतने समय बाद या इतने समय पहले हम आपको इतना रुपए या ये वस्तु देंगे, और इसके लिए कोई एग्रीमेंट पेपर पे इन्होंने अगर साइन किया है और बाद में देने वाला पक्ष अगर देने से मुकर जाता है तो जो लेने वाला पक्ष है वो इस मामले को लेके कोर्ट में दावा पेश नहीं कर सकता है, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है धारा 5 में कि कोई भी करार जो होगा दहेज को लेके उसे शून्य माना जाएगा। अब हम आते हैं धारा 6 में कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। ठीक है। धारा 6 में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि दहेज दे ही दिया गया है
और इसकी जानकारी अगर सरकार को होती है तो इस कंडीशन में जो दी गई रकम है वो किसे मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है धारा 6 में कि यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर, कितने समय में, 3 माह के भीतर जो वो दहेज में दी गई वस्तु या धन है वो किसे वापस किया जाएगा, उस औरत को वापस किया जाएगा। और कंडीशन है कि यदि वो जो औरत है वो नाबालिग है तो इस स्थिति में उसके बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, और या तो फिर उस महिला की मृत्यु हो गई है अगर और संतान नहीं है तो अभिभावक को दहेज अंतरण किया जाएगा, ठीक है। यदि महिला की मृत्यु हो गई है और उसका कोई संतान नहीं है तो उस महिला के अभिभावक को ये दहेज की राशि वापस की जाएगी, और यदि संतान है तो उसके संतान को ये दहेज की राशि जो है वो वापस कर दी जाएगी। ये लिखा हुआ है धारा 6 में। धारा 7 में आते हैं। धारा 7 में लिखा है कि अपराधों का संज्ञान, मतलब अगर ये अपराध हो जाता है तो इसका संज्ञान कौन लेगा, तो इसका संज्ञान जो है वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो लेगा। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि दहेज प्रथा संबंधित कोई भी शिकायत आती है तो वो इनके कोर्ट में ये जो केस है वो उनका चलेगा, ठीक है। अब आते हैं धारा 8 में। धारा 8 में ये जो अपराध है उसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि जो दहेज प्रथा है वो किस प्रकार का अपराध है। तो ये जो है संज्ञेय और गैर जमानतीय है और इसके अलावा ये गैर शमन योग्य है, ठीक है। अब जैसा कि पिछले अधिनियमों में भी हमने देखा है कि संज्ञेय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है या जो पुलिस है उसे अपराधी को पकड़ने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। गैर जमानतीय मतलब ये कि अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका जमानत नहीं किया जाएगा। और गैर शमन योग्य का मतलब ये होता है कि एक बार यदि इससे संबंधित शिकायत कर दी गई है तो ये शिकायत जो है वो शिकायतकर्ता द्वारा वापस नहीं ली जा सकेगी, ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध या जो दहेज प्रथा है वो किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आता है, संज्ञेय, गैर जमानतीय और गैर शमन योग्य, ठीक है। ये लिखा हुआ है धारा 8 में। अब हम आते हैं धारा 8 के और सेक्शंस में। धारा 8 का जो ख है वो बोलता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। दहेज प्रथा से संबंधित कार्यकलाप के लिए एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, संबंधित राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब धारा 8 के ख का 3 क्या बोलता है कि राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकेगी। मतलब जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी वो उसे पुलिस संबंधित अधिकार भी देगी, जैसे किसी को गिरफ्तार करना, जेल में जाना, ले जाना, कोर्ट में पेश करना, सबूत देना। तो पुलिस के जो अधिकार होते हैं वही अधिकार जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास भी होंगे, ठीक है। और धारा 8 ख का 4 बोलता है कि राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आ सकता है कि सलाहकार बोर्ड का उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 8 के ख के 4 में सलाहकार बोर्ड का जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये सलाहकार बोर्ड क्या काम करेगी, तो ये जो सलाहकार बोर्ड है वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की मदद करेगी, कोई भी सिचुएशन या केस आएगा उसे सॉल्व करने में और वो उसे सलाह देगी, ठीक है। तो ये हो गया धारा 8। अब हम आते हैं अपनी धारा 9 में कि इस 9 में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी, ठीक है। और धारा 10 में लिखा हुआ है कि इसके तहत राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के कृत्यों के पालन के संदर्भ में नियम बना सकेगी। मतलब ये कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन कौन से कार्य करेगा इसके बारे में नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और ये बात किस में लिखी गई है, इस अधिनियम के धारा 10 में, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 1 से 10 धाराएं हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लेके। बहुत छोटा सा अधिनियम है और बहुत सरलीकृत करके आपको समझाया गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ सीधे सीधे से क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम
कब लागू हुआ था? 1 अगस्त 1961, 1 जुलाई 1961, 20 मई 1961 या 30 अगस्त 1961? तो इसका सही आंसर है बी, 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध दंड का प्रावधान किन धाराओं में है? तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि दंड का प्रावधान है धारा 3 और धारा 4 में, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दहेज संबंधी शिकायतों में सुनवाई कौन करेगा? ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, केंद्र सरकार या फिर दहेज प्रतिषेध अधिकारी? तो इसका सही आंसर है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो इससे संबंधित जो मामले होंगे उनकी सुनवाई करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रायोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास, संसद के पास, केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास? तो अधिनियम के प्रयोजन में नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दहेज संबंधी विज्ञापन देने पर कितने दंड का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपए अर्थदंड जो है वो दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लेके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उड़ान IAS एकेडमी के थ्रू एक बहुत अच्छी बुक जो है महिला विशेषता महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा को केंद्रित करके बनाई गई है, जिसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से सरल तरीके से और डिटेल में दी गई है और ये बुक अब मार्केट में अवेलेबल हो गई है। आप चाहें तो अपने शहर के किसी भी बुक स्टोर में जाके ये बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। बेसिकली ये बुक जो है वो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर के बुक डिपो में अवेलेबल है। अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हैं तो जाके अपने बुक स्टोर से किताबें ले सकते हैं, और अगर आप इन शहरों के अलावा किसी अन्य शहरों से बिलोंग करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना एड्रेस और नाम व्हाट्सएप करिए और आपकी बुक जो है वो कुरियर सेवा के द्वारा आपके घर पर पहुंच जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, 6268248393, ये हमारा पहला व्हाट्सएप नंबर है, और दूसरा नंबर है 8602080790, ये हमारा दूसरा व्हाट्सएप नंबर है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख के भेज दीजिए, आपकी बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। अगले अधिनियम के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।